अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई आप सब? राइट, एक दो दिन की ज़रा ब्रेक आ गई थी। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माई एस क्यू एल और डेटाबेस से रिलेट करेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में अभी तक जो आपने पढ़ा, मतलब कि पी एच पी अब आपने पूरी कर ली है? नहीं, पी एच पी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट बेसिक्स आपके स्टार्ट के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप की हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के ऊपर फुल होनी चाहिए। और ये जैसे जैसे आप फील्ड में रहोगे, आप कनेक्ट रहोगे, आपको पता चलेगा नई से नई जदीद चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। अभी हम मूव कर रहे हैं डेटाबेस की तरफ, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो है अपनी वेबसाइट को ज़रा डायनामिक बनाया था, उसे तोड़ के उसके अलग पार्ट्स बनाए थे, हेडर फुटर अलग किया था। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी साइट का सारा डाटा डेटाबेस से उठ कर आए। डेटाबेस में हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी डालेंगे, हम यूज़र्स का डाटा भी उसी में डालेंगे, वगैरह वगैरह। डन हो गया। बट अभी उसके लिए हमें पहले डेटाबेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस बेसिकली डाटा को इनपुट करना ना, ठीक है। डेटाबेस में होता ये है कि आपको डाटा दिया होता है, आपने बस उसे डालना है। फिर ये जो माई एस क्यू एल है या मारिया डी बी, या अगर आपने एम एस ऑफिस यूज़ किया हो तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेस के नाम से। ये जो एक्सेस सॉफ्टवेयर है ये भी डेटाबेस आपका जो है ना हैंडल करता है। अब ये तीनों सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? मारिया डी बी, माई एस क्यू एल, एक्सेस, पोस्ट ग्रेस और मैं नाम बोल रहा हूँ, ग्राफ। अच्छा, शायद मैं जहन से निकल गया। ये क्या करते हैं? ये आपके डेटाबेस को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आपके पास डेटाबेस तो आ गया, डेटाबेस बेसिकली सिर्फ डाटा है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। और उसमें डाटा इनपुट कैसे करना है, डाटा डालना कैसे है, डाटा निकालना, रीड कैसे करना है, डाटा को अपडेट कैसे करना है, या डाटा रिमूव कैसे करना है, तो वो सब कुछ हमारा इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इन एप्लीकेशंस के थ्रू होता है, जैसे कि माई एस क्यू एल है हमारे पास, मारिया डी बी है, ठीक है। अच्छा, इन सब को करने से पहले अब हम आ जाते हैं अपने जैप में, ठीक है। और जैप में हमारे पास, हमें यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया था उसमें मारिया डी बी मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ। अगर आपके पास माई एस क्यू एल इंस्टॉल हुआ हुआ है तो भी दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेटाबेसेस हैं वेब के लिहाज से, वरना पोस्टग्रेस वगैरह आजकल दुनिया उसकी तरफ भी जा रही है। अच्छा, और हमारे पास डेटाबेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। डेटाबेस की कुछ किस्में हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक मज़े की बात बताऊं तो अगर आप ये जो हमने अभी किया था कुकीज़ वगैरह, इधर हमारे पास ये एप्लीकेशन, ये कुकीज़ भी अगर आप सही मायने में कहूँ तो ये भी एक डेटाबेस की एक किस्म ही है, ठीक है। आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें की के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाया जा रहा है एक ख़ास जगह पे। उसी तरह आपके पास ना यहाँ पे लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर इंडेक्स डीबी भी होता है। ये क्रोम के अंदर ना, दूसरे ब्राउज़र में भी आई थिंक अब अवेलेबल है, इंडेक्स डीबी इसे बुलाते हैं। ये भी डाटाबेस की तरह ही रन कराता है। अच्छा, तो अब कुकीज़ में जैसे हम डाटा स्टोर करवा रहे थे ना कीज़ के ऊपर हम वैल्यू, तो हमें की पता होनी चाहिए कि कौन सी की है, ठीक है। ये की वैल्यू वाला डेटाबेस है। बट जो हम मारिया डी बी जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसमें आपने देखा होगा कि वैल्यूज़ को जो है ना क्या नाम है, रोज़, ठीक है, और कॉलम्स के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। और इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद हम मैनेज कर सकते हैं, और हम सेलेक्ट करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें डिफरेंट चीज़ें।
ये ऑलमोस्ट इसी टाइप में ही हम टेबल की सूरत में जो है ना डेटाबेस स्टोर करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास उनका एक हेडर फिक्स होता है और उसके बाद फिर जो डाटा कॉलम्स के अंदर स्टोर करवाया जा रहा होता है और एक रो के अंदर एक डाटा जो है हमारे पास मौजूद होता है पड़ा, ठीक है। फिर ये डाटा एक डिफरेंट टेबल के साथ भी हम कनेक्ट करवा देते हैं वगैरह वगैरह। सो अब आप कहोगे सर अगर डेटाबेस इतना ही कमाल है तो हम फिर एक्सेल के ऊपर डेटाबेस क्यों नहीं बना लेते। सो एक्सेल डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कि तरह कनेक्शन के ज़रिए जो है ना आप ये गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह आप कर सकते हो। बट जब डाटा यहाँ पर आ जाता है तो ये वो डेटाबेस की सूरत में नहीं रहता, ठीक है। एक्सेल हमारे पास इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। ये स्प्रेडशीट है, इसमें पहले से रोज़ और कॉलम्स बना दिए गए हैं कि भाई इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं। ये देखो एक्स एफ डी तक जो है ना हमारे कॉलम जा रहे हैं और रो देखो इस वक्त मेरी कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इतने रोज़ और कॉलम्स हैं और इसी में आपने डाटा सेव करना है। अब मैं वो यहाँ पे सेव करूँ, यहाँ पे सेव करूँ, बेशक बीच में कोई लिंक रखूँ या ना रखूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो मेरे ऊपर है कि भी मैं इसे कैसे जो है ना सेटिंग कर दूँ, ठीक हो गया। सो ये स्प्रेडशीट कहलाती है। हमारे पास डेटाबेस को हैंडल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक अलग से सॉफ्टवेयर है एक्सेस के नाम से, अच्छा, लेकिन हम वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं मारियाडीबी। ये थोड़ा सा मैंने कहा सोचा कि ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब थर्डली इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे मारियाडीबी को। मारियाडीबी को एक्सेस करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आपके पास जैसे कि हमने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है ना, आप लोकल होस्ट के आगे लिखोगे PHP, ठीक है, PHP माई एडमिन, ठीक है। सो क्योंकि मारियाडीबी जिस सर्वर पे आपके पास चल रहा होगा आपने उसी सर्वर के ऊपर जाके बस या उस वेबसाइट के आगे जाके PHP माई एडमिन आप लिखोगे, एंटर करोगे और वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भूल जाओ तो आपके पास यहीं पर ऑप्शन है, अभी ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे PHP माई एडमिन यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप डैशबोर्ड पर बैठे हो तो यहाँ से भी आप PHP माई एडमिन एक्सेस कर सकते हो, वरना आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप ज़ैम्प में चले जाओ और ज़ैम्प में अगर आप देखोगे ये MySQL लिखा हुआ है अपाची के नीचे, ठीक है। आप अब वो जो मेरा एक्सेस नहीं हो रहा था ना, ये देखो मैं यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेता हूँ। सो मेरे पास एक्सेस एरर आ रहा था, वेलकम टू PHP माई एडमिन, और वो एरर शो जो कह रहा था वो इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी MySQL स्टार्ट नहीं हुआ। तो MySQL स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले ज़ैम्प में आएंगे और ज़ैम्प में अब आपने क्या करना है, आपने MySQL के आगे जो स्टार्ट का बटन है ये आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो मैं ये स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ, अच्छा, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ या क्लोज़ कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो क्लोज़ करूँगा तो वो क्या होगा, मेरी ट्रे में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वो क्लॉक के साथ और वाईफाई के साथ मेरा जो एरो है उसके साथ यहाँ पे नीचे आया हुआ। अच्छा, और पिछली वीडियोज़ में मैं देख रहा था कि ये बेसिकली जैसे मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग पॉज हो जाती थी और वो रिकॉर्ड नहीं करता था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसमें करना क्या है, आपने ये देखो ये PHP के लिए आपने ये PHP और ये आपका स्टार्ट का बटन है, ठीक है, ये जो कि मैंने दबाया हुआ है इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। ये आपकी पोर्ट होती है जिस पोर्ट पे वो चल रहा होता है, ठीक है। MySQL के लिए क्या करोगे, आप MySQL का मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करोगे, ये देखो ये यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पोर्ट भी आ जाएगी वगैरह वगैरह। अच्छा, और अगर आप भूल गए हो कि भाई यार क्या लिखना था PHP XYZ मुझे नहीं याद नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपाची के लिए लोकल होस्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करते हो वो लोकल होस्ट ओपन हो जाता है। अब तो वैसे अब आपको भूलना नहीं चाहिए ये लफ्ज़। और उसी तरह MySQL के लिए अगर आप भूल गए तो ये देखो ये यहीं पे एडमिन का बटन दिया होगा, ये स्टार्ट के फ़ौरन आ गई। जब ये स्टार्ट हो जाए आप ये एडमिन पे क्लिक करोगे, आप ये आपको ले जाएगा, ये आपको PHP माई एडमिन पे ले जाएगा। डन। अच्छा, मैं इसे पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ
और ये देखो मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया हमारे पास एक जो है ना यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया वेबसाइट के तरीके से, और इसमें मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो ये कॉलम दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इस एरो को दबाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास स्क्रीन छोटी हो, तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल टॉप अपर कॉर्नर में ना ये एरो दिया हुआ है, आप इस एरो पर क्लिक कर दोगे। ये एक्चुअली मैं किसी एक स्टूडेंट के पास बैठा था और मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। मैं कि यार वो लेफ़्ट कॉलम कहाँ गया सो वो यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। आप इसको वैसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, अगर आपके पास यूँ ख़राब हो जाए तो आप इसे बड़ा छोटा करके वो भी सेट कर सकते हो। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहे होंगे डेटाबेसेस जो आपके पास पहले से बने हुए हैं। मेरे पास कुछ पहले से बने हुए हैं। अगर आपने पहली बार ओपन किए और डेटाबेसेस बने हुए हैं तो आपने परेशान नहीं होना। ये PHP माई एडमिन, टेस्ट, परफॉर्मेंस स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई SQL, ये पहले से बने हुए होंगे, ठीक है। इन्हें आपने छेड़ना नहीं है। ये आपके माई SQL या MariaDB को रन करने के लिए होता है। MariaDB का भी सेम इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि माई SQL चल रहा है या MariaDB चल रहा है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे राइट साइड पे, ठीक है। ये राइट साइड पे आपके पास डेटाबेस सर्वर की ऑप्शन दी हुई है। उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई ये कौन सा सर्वर है। ये देखो सर्वर में 127.0.0.1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस सर्वर पे चल रहा है, और ये सर्वर हमारा क्या होता है, बेसिकली लोकल होस्ट, ठीक है। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यार यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं ऊपर लोकल होस्ट एंटर कर रहा हूँ तो ये क्या चीज़ है। तो आप मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 127.0.0.1 बेसिकली आपकी अपनी मशीन ही होती है जिसे आप कॉल करवा रहे होते हो। आप बेशक नेट से कनेक्ट हो या नहीं हो, तो अगर आपने अपने ही IP को अगर कॉल करवाना है तो ये IP मशीन अपने आप को एक्चुअली एक्सेस करवा रहा होता है। अच्छा, नीचे आपके पास दिया हुआ है सर्वर टाइप। सर्वर टाइप में बेसिकली ये देखो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है कि सर्वर टाइप हमारे पास क्या है, MariaDB, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कनेक्शन SSL अभी नहीं है, हमें अभी चाहिए भी नहीं क्योंकि हमने XAMPP में काम करना, कोई मसला नहीं है। हमारे पास यूज़र नेम दिया हुआ है कि भाई यूज़र नेम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रूट यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़र नेम होगा तो ऑफकोर्स पासवर्ड भी होगा, बट मैंने पासवर्ड दिया नहीं है। तो जो पासवर्ड मैंने नहीं दिया वो बेसिकली इस वक्त पासवर्ड इसका एम्प्टी है। ये अभी पॉइंट हमारा थोड़ी देर में काम आएगा, ऐसे याद रखना, वगैरह वगैरह और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके अलावा PHP वर्जन दिया हुआ है। ये आपको अपने लोकल होस्ट से भी पता चल सकता है कि आपका PHP वर्जन कौन सा चल रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो बार बार बात हो रही है, ये SQL क्या चीज़ है, ठीक है। सो मैं SQL पे क्लिक कर लेता हूँ। सो SQL बेसिकली आपका जो है ना ये लैंग्वेज है, ठीक है। बिल्कुल HTML की तरह इसको भी स्टैंडर्डाइज़ किया गया। इसको स्टैंडर्डाइज़ इसलिए किया गया कि भाई यार जब इंफॉर्मेशन का दौर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और हमने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है और इंफॉर्मेशन हमने हर किसी से अवेल करवानी है, सबको ये एक्सेस देनी है, तो ये चीज़ आसान होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे नाम दिया गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारा रिलेशनल डेटाबेस में जो है ना के साथ ही यूँ समझ लो आई है। वैसे और जगह पे भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो डेटाबेसेस हैं उनमें थोड़ी सी ये डिफरेंट यूज़ हो जाती है। सो आजकल वैसे आज का जो दौर है वो नो SQL की तरफ जा रहा है कि भाई SQL नो SQL, ठीक है। वो क्या चीज़ है, वो एक अलग कहानी है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा ताल्लुक़ इस SQL से रहेगा। सो SQL को बनाते हुए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को बनाते हुए कि भाई ये है कि भाई आप एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप क्यूरीज दे सको, ठीक है, और उसमें जो डाटा आपको आएगा वो स्ट्रक्चर होके आप दोगे और वो डाटा आपके पास आ जाएगा। और SQL को सबसे आसान, जितना आसान से आसान किया जा सकता था ना, उसे किया गया ताकि डाटा को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। सो हमारे पास जो एक क्यूरी आएगी, जैसे कि सिलेक्ट की क्यूरी होगी, ठीक है,
फिर हमारे पास होगी इंसर्ट की, सॉरी सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी होगी, क्योंकि डाटा जब तक एंटर नहीं होगा सिलेक्ट कैसे हम करवाएंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अपडेट की होगी, ठीक है, और फिर हमारे पास होगी डिलीट की क्यूरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप अपने डेटाबेस वो है जो आपका डाटा, ठीक है, उससे एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करोगे एसक्यूएल को, ठीक है। अब ये हर चीज़ जो भी आपने काम करना है वो एसक्यूएल से करना है, ठीक है। लेकिन हम जो क्यूरीज अभी करने जा रहे हैं वो ये यहाँ पे मैंने फाइल्स बनाई है, डिलीट की, इंसर्ट की, सिलेक्ट की, अपडेट की। उसके अलावा हमारे पास क्रिएट की भी है, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। अब क्रिएट से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट से हम डाटाबेस भी बना सकते हैं। फिर डाटाबेस के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया एक्सेल में जैसे हम टेबल्स बनाते हैं, तो रिलेशनल डाटाबेस में भी हमारे पास टेबल्स होते हैं, तो हम टेबल्स भी बना सकते हैं क्रिएट से वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हमने डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। अब ये इस तरह करने से हो सकता है आपको क्वेरी भूल ना जाए, तो क्योंकि डाटाबेस आपने एक ही बार बनाना है, हम आसान तरीके से जाएंगे, हम आ जाते हैं वापस डाटाबेस पे, इसको लीव कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम न्यू पे अगर आप क्लिक करना चाहो तो न्यू पे अगर आप क्लिक कर लो, वही सेम आप वहाँ पे पहुँच गए उसी सेम जगह पे, ठीक है। तो न्यू में वो आपको एक नया डाटाबेस बनाने की ऑप्शन दे रहा है, साथ में वो आपको नीचे डाटाबेस जो आपके पास अवेलेबल हैं पड़े वो भी आपको दे रहा है, ठीक है। अभी हम एक न्यू डाटाबेस बनाते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं PHP बेसिक नाम दे देते हैं, ठीक है। PHP बेसिक के नाम से मैंने डाटाबेस बना लिया है, और अब मैं इसे कर लेता हूँ क्रिएट, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास अब ऑप्शन आ गई है क्रिएट टेबल, तो टेबल भी हम यहीं पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब टेबल बेसिकली क्या है कि बिल्कुल वही एक्सेल के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और एक्सेल के अंदर जैसे कि हम सोच लेते हैं कोई भी एक टेबल बना लें, जैसे कि जी यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम का, और सोच लेते हैं बस पासवर्ड, ठीक है। हम यूज़र नेम और पासवर्ड बस इन दो को की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जो कि फिर बाद में हम यूज़ भी करवा सकें। अभी हम ये दो वैल्यू स्टोर करवा लें कि भाई यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब भी आप रिलेशनल डाटाबेस में टेबल बनाओगे, ठीक है, उसमें अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ अब्दुल, ठीक है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा मैं रख देता हूँ जी लेट्स से अली, ठीक है, और इसका है 5 4 3 2 1 पासवर्ड है। अच्छा, तो अब इसमें अगर आप देखो यूज़र नेम एक तो डुप्लिकेट होना नहीं चाहिए, ठीक है, यूज़र नेम डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर अब्दुल दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स डुप्लिकेट हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर लॉक लगाना पड़ेगा कि भाई यार ये डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलेंगे की, ठीक है, इस कॉलम को हम बोलेंगे की, और हम एक एक्स्ट्रा कॉलम इसके साथ बना लेंगे आईडी का, और ये आईडी बेसिकली बताएगा कि भाई ये वाला अब्दुल और है, ठीक है, और ये अब्दुल और वगैरह वगैरह। ये अभी बहुत ही इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको वाज़े पता चलेगा। यानी कि मैं यूज़र नेम के साथ यानी कि नाम भी स्टोर करवा रहा हूँ, तो हो सकता है नाम सेम हो बट वो आईडी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं और कस्टमर आके जो है ना वो बिल जो है ना अपना बनवाता है और वो अपना नाम लिखवाता है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करवा सकता हूँ भाई वो अब्दुल और था, ये अब्दुल और है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये आईडी बना लेते हैं, और जो आईडी होती है वो हमारी की बन जाती है, ठीक है, XYZ। अच्छा, और ये जो पूरा का पूरा हमारे पास बना है ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ये हमारे पास बेसिकली कॉलम्स हैं, ठीक है, कि और इन कॉलम के अंदर एक एक रो करके हम डाटा स्टोर करवाएंगे, और ये बेसिकली हमारा
एक एंट्री बन जाएगी। अच्छा, वहीं पर आ जाते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, यही सेम टेबल हम उधर बना लेते हैं अपने लोकल लेवल्स में। ठीक है, ये डेटाबेस हमारे पास बन चुका है। डेटाबेस यूँ समझ लो आपके पास हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना आप एक अलग से डिफरेंट फोल्डर बना रहे हो और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, और इसके अंदर हम आ जाते हैं जी, टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम रख देते हैं जी यूज़र। अब टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, जब भी आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो साथ में ना आप इसमें इसका एक प्रीफिक्स दे दो। ठीक है, प्रीफिक्स होता है यानी कि पहले आने वाली चीज़। तो TBL यूज़र, कि भाई पता हो कि यार ये एक टेबल है। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस में शुमार किया जाता है। कुछ जो डेवलपर्स बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं वो बिल्कुल इसे यूज़ नहीं करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो मैं खुद ही देख लूँगा जैसे डाटा आ रहा है मैं खुद देख लूँगा, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बट आपकी फ़र्स्ट प्रैक्टिस के लिए ये आप अगर यूज़ करो, तो मैं टेबल अंडरस्कोर यूज़र लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए वो भी मैं यहाँ पे बता दूँगा। सो मुझे यहाँ पे कॉलम्स कितने चाहिए थे, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, 1, 2 और 3। ठीक है, सोच लेते हैं कि अगर मुझे भूल गया और मैंने यहाँ पे 2 कॉलम रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पे 2 कॉलम दे देता हूँ और मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे मैंने टेबल क्रिएट की है। अच्छा, अभी ना टेबल क्रिएट हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उसके कॉलम सारे सेट कर नहीं लूँगा, उसे बता नहीं दूँगा, जब तक वो सारी तरीके से पूरे तरीके से सेट नहीं हो जाएगा, वो अपनी चीज़ें वैसे की वैसे रखेगा। ठीक है, अभी वो टेबल उसने क्रिएट किया नहीं है। अच्छा, टेबल यूज़र मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे मैं अब नाम लिख देता हूँ जी यूज़र नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे जी पासवर्ड रख लेते हैं। ये अब आपके ऊपर होगा कि आप शॉर्ट टर्म्स रख रहे हो या बड़े मतलब मैं पासवर्ड की जगह PWD रख सकता हूँ। ठीक है, PWD यूज़ होता है या पास यूज़ होता है, ये अब आपके ऊपर है। मैं अभी पूरा का पूरा वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि जो भी आपका टेबल का नाम होता है, आप अपने कॉलम से पहले उस टेबल का नाम भी लिख लो। ठीक है, तो मैं वहाँ पे मैंने टेबल बनाते हुए TBL लिख दिया ताकि मुझे पता हो कि भाई यार ये टेबल है जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। और जब मैं कॉलम को कॉल कर रहा हूँ तो भाई मैं कौन से टेबल को कॉल कर रहा हूँ, भाई यूज़र का यूज़र नेम और यूज़र का पासवर्ड। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है कि भाई आप यूँ कर लो। अगर आप नहीं करते, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अल्लाह आपका अच्छा जी, ज़्यादा आगे नहीं जाते। ओके, सो अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, यार मैं वो एक कॉलम देना भूल गया था। वो कौन सा कॉलम था, मेरा ID का कॉलम था। ऐसे ही है ना, एक तो यूज़र नेम आ गया, एक पासवर्ड आ गया, और फिर मैंने आपको बताया कौन सा कॉलम हमारा एक ID का कॉलम भी होना चाहिए। ये मस्ट है। ये रिलेशनल डेटाबेस में ना हमें एक की रखनी पड़ती है। अब आप की या तो इसे बना सकते हो, हम ज़्यादातर इसे नहीं बनाते, हम जो है ना इसको बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली इसी को की बना लेते हैं, तो वो डाटाबेस खुद ही जो है ना अपनी तरफ से लॉक्स वगैरह लगा देता है, जो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, और प्राइमरी की का एक फंक्शन ये होता है कि जो वैल्यू है वो डुप्लिकेट नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके ऊपर ही ज़्यादातर हम डाटा को डिफ्रेंशिएट करवा रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। जैसे कि आपका बिल नंबर होता है, टिकट नंबर होता है, इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मेरा एक कॉलम रह गया था। अगर आप भूल गए हो फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पे ऊपर आओगे और ऊपर यहाँ पे आपके पास ऐड लिखा हुआ है। मुझे पता है मैं ज़रा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐड का बटन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 4 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, जितने कॉलम मुझे चाहिए। अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और मैं गो कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा, मेरी OCD ये कहती है कि भाई यार मैं तरतीब से नाम लिखूँ, तो मैं इस पासवर्ड को नीचे जाके लिख रहा हूँ।
ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज़र नेम को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र आईडी। ओके हो गया, यानी कि अब जो हमने बनाना था बना लिया। आखिरी कॉलम मेरे से एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, कोई मसला नहीं है, आप इसे छोड़ दो, ये खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ना आपके पास यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है। ये काम जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं ना, ये हम सारा SQL से ही कर रहे होते हैं। वो भी मैं दिखाता हूँ, बल्कि वो हमारा डाटाबेस बनते हुए भी आई थी, बट टेबल में अभी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अब जब भी आप बनाओगे, क्या नाम है, टेबल बना लिया। अब मैंने आपको बताया था कि आईडी को हम रखेंगे की बनाएंगे। अब ये जो की है ये आपकी कहलाती है प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की के अंदर आपने करना ये है, ये हम टाइप और लेंथ पे अभी आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके पास आगे इसी कॉलम में ना, आगे आपके रो में दिया हुआ है इंडेक्स, ठीक है। ये यहाँ से हम स्क्रॉल कर लेते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपने आना है, और इंडेक्स में आपने वो जो आपकी आईडी है उसके इंडेक्स को आपने कर देना है प्राइमरी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी टेबल्स हैं, जो भी आप टेबल बनाओगे उसमें एक प्राइमरी होना लाजमी है। जैसे मैं यहाँ पे प्राइमरी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स खुल कर आ जाता है जी, इंडेक्स नेम प्राइमरी, ठीक है। और इंडेक्स चॉइस प्राइमरी कर रहे हो, यूज़र आईडी को कर रहे हो जी, इंटीजर रखना है। मैं कहूँगा हाँ जी इंटीजर रखना है। साइज़ को रखना है या नहीं रखना, मैं अभी साइज़ को छोड़ देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ गो। ओके हो गया, ये मैंने गो कर दिया। तो ये अब हमारे पास इंडेक्स प्राइमरी आ गया। उसके आगे लिखा हुआ है AI। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, बट आप इसे मान सकते हो AI, ठीक है। AI क्या है ये, बल्कि हमारे पास आ भी रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट हमने पढ़ा था, यानी कि I++ करके, यानी कि वो एक एक नंबर ऐड करता जाएगा। तो जैसे हम ये एक्सेल के टेबल में ये देखो 1 2 3 हम लेके चल रहे थे ना, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ ऑन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया, कि भाई ऑटोमेटिकली तुम जो है ना नंबर खुद ही इसे देते जाना, जो जो एंट्री होती जाए, और ऑटो ही तुम नंबर ऐड करते जाना, ठीक है। ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट का हमने बटन भी ये देना। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा पीछे। अच्छा, जब भी आप टेबल के अंदर जो कॉलम आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो किस टाइप की होंगी, ठीक है। अब वो टाइप डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, इंटीजर, टेक्स्ट, डेट, अरे वगैरह, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब SQL में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटीजर होता है, और फिर हमारे पास टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग बेसिकली वही, और उसके बाद हमारे पास डेट का भी मेथड है, हम डेट भी यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो न्यूमेरिक में हमारे पास टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, ये बेसिकली वही नंबर ही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है कि भाई इनकी रेंज कम ज़्यादा हो जाती है। ये देखो जो टाइनी इंट है वो -128 से लेकर 127 तक आप सेव कर सकते हो। इसकी जो रेंज होती है 255 नंबर जो है ना आप इसके अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरह बिग इंट में बहुत ही ज़्यादा नंबर, यानी कि अगर आप गूगल बना रहे हो और उसके अंदर आपने उसका डेटाबेस बनाना है तो शायद आपको बिग इंट बल्कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। डेसिमल या फ्लोट अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये देखो डेट में भी आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ जो समझने वाली है वो है ये वारचार। वारचार क्या होता है? अच्छा, टेक्स्ट और वारचार में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। वारचार की ना एक मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप लेंथ नहीं रख सकते, और उसका साइज़ जो है ना आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और इसमें आप जो मर्ज़ी वैल्यू स्टोर करवा लो, इंट करवा लो, डेट करवा लो, टेक्स्ट करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही मैनेज कर लेगा। अच्छा जी, लेकिन टेक्स्ट में स्ट्रिंग ही आएगी और इसकी वैल्यू जो है ना मैक्सिमम जितना वो स्टोर करवा सकता है वो स्टोर करवाएगी, ठीक है। इंटीजर जो है उसकी भी एक रेंज है, ठीक है, अभी हम इंट रख देंगे। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 11, ठीक है, 11 से मुराद ये है कि भाई इसमें 11 कैरेक्टर्स का नंबर मैं जो है ना स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास रेंज आ भी रही होगी
तो ये तकरीबन आ रहे हैं, कितने हैं, आई बिलीव 10 करेक्टर्स मेरे ख्याल से आ रहे हैं ये ना, ठीक है। तो 10 करेक्टर, वह 11 मैंने लिख दिया भाई, ये इसकी लेंथ है, मैक्सिमम जितना भी आप स्टोर करवाना चाहें। अच्छा, उसके बाद यूज़र नेम हमारे पास किस तरह स्टोर होगा, वो एज ए टेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर कर दिया तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने बस ध्यान रखनी है, ये जो मैं बार बार दिखा रहा था कि भी आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम या तो टेक्स्ट कर सकते हैं या हम वारचार कर सकते हैं। अब वारचार में क्या करेंगे, हम बड़े ही आसानी से इसे लेंथ दे देंगे। टेक्स्ट में भी आप लेंथ दे सकते हो, लेकिन टेक्स्ट में आप लेंथ को ओमिट कर सकते हो कि आप लेंथ ना भी दो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैक्सिमम लेंथ ले लेगा अपने डाटाबेस की। वारचार में क्या होगा, वो बेसिकली आपको यहाँ पे लेंथ देना लाजमी हो जाएगी कि कितने कैरेक्टर्स की लेंथ आपको चाहिए। सो ये बेसिकली साइज़ होता है। इससे क्या होता है कि वो डाटाबेस को पता चल जाता है कि एक एंट्री के लिए मैंने इतना स्पेस रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 255 कर देता हूँ, तो 255 कैरेक्टर तक मैं यूज़र नेम दे सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि भाई यार इतने बड़े यूज़र नेम वो ना दें लोग, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी लेट्स से 10 कैरेक्टर्स। तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा वो नहीं दे सकेगा, तो हम एक काम कर सकते हैं 32 यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड के लिए भी उसी तरह आप इंटीजर करोगे तो वो इंटीजर में ही सेव करेगा। अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो वो टेक्स्ट ले लेगा, एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। तो हम वारचार इसे कर देते हैं, और वारचार में भी हम इसका एक साइज़ फिक्स कर देते हैं, 32 कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट है, हम एक काम करते हैं 255 ही दे देते हैं, जितना हमारा मैक्सिमम हम अभी ये दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो कुछ भी किया है ये इंटरफेस पे किया है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर एसक्यूएल में होता ये है कि आप एसक्यूएल का फ़ायदा ये है कि भाई आपने जो भी बात करनी है आपने एसक्यूएल में करनी है। अब इसने हमें इंटरफेस बना के दे दी है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है ये क्या करेगा, हमारे काम की एक बेसिकली क्यूरी बनाएगा। उसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये देखो अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो वो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्रिएट टेबल बेसिक पीएचपी, ठीक है। बेसिक पीएचपी क्या है, डाटाबेस। आगे दिया हुआ डॉट, डॉट का मतलब ये है यानी कि इस डाटाबेस के अंदर ये टेबल आपने बनाना है, ठीक है। अगर आप ये डॉट ना भी लगाओ और अगर आपने पहले से डाटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपको ये वाला स्टेप आप ओमिट कर सकते हो। अच्छा, उसके आगे फिर भी ये टेबल नेम आपने बनाना है उसके आगे फिर मैंने सर्कल ब्रैकेट है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर जी हमने ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है जी, सबसे पहले कॉलम का नाम होगा यूज़र आईडी, उसकी जो टाइप है वो इंट है और उसकी लेंथ क्या है 11 है, ठीक है। आगे नॉट नल का मतलब है ये खाली नहीं रह सकती, ठीक है। इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आगे है ऑटो इंक्रीमेंट, कि भी ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हमारे पास है पूरी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने प्राइमरी भी लिखना होता है, हाँ प्राइमरी। अच्छा, आगे जाके उसने बताया। अच्छा, यूज़र नेम यूज़र नेम वारचार 255 कैरेक्टर, वो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, नॉट नल कि ये वैल्यू खाली नहीं रह सकती। अच्छा, लोकल होस्ट पे ना ये एरर यहाँ पे नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को जब ऑनलाइन जब लेके जाते हो ना, वहाँ पे ये एरर बहुत आता है, ठीक है। अगर आपने गलती से ये चीज़ खाली छोड़ दी तो लोकल होस्ट पे ये जो है ना अक्सर ओमिट करवा देता है, कहता है खाली है कोई बात नहीं आने दो ठीक है। अच्छा, यूज़र पासवर्ड भी नॉट नल। अच्छा, यहाँ पे और ये प्राइमरी की आगे दी हुई है कि भाई इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो यूज़र आईडी बनेगी, ठीक है। तो हमने इसी ये बेसिकली हमारी क्यूरी है, ठीक है। आगे इंजन NODB है, इसे अभी कोई मसला नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, बट उसने डाल दिया आने दो। अच्छा जी, ये हमारी क्यूरी है। अच्छा, और ये जो नॉट नल है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप यहाँ पर आओ इंटरफेस के अंदर, तो जहाँ पे हमने वो इंडेक्स सेलेक्ट किया था ना, वहाँ से पहले एक नल की ऑप्शन है, तो आप ये नल की ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हो कि यार अगर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो तुम कोई वैल्यू स्टोर ना कराना। तो देखो मैं प्रीव्यू में आता हूँ, अब देखो। अच्छा, इसमें नॉट नल लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ऑप्शन मेरे ख्याल से दे रहा है।
हाँ ये देखो यूज़र नेम नल हो सकता है, ठीक है, और यूज़र पासवर्ड भी नल हो सकता है। ये तब आप करोगे अगर आपके पास डाटा वैसे हो। मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट में इसे क्लिक करो ना क्लिक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, अब हम क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने करना है गो का बटन कहाँ पर, ये यहाँ पे सेव, ठीक है। हम यहाँ पे सेव का बटन दबाते हैं और देखो हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गया है इस डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये टेबल भी हमारे पास जनरेट हो गया और ये हमारे पास टेबल आ रहा है। अगर हमने देखना है कि इसमें हमारे पास क्या क्या डाटा है तो हम यहाँ से ब्राउज़ के ऊपर बटन दबाएंगे तो हम यहाँ से डाटा भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में जाते हैं और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी आ गया, ठीक है। मुझे पता है लेक्चर ज़रा बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं, डाटा को फैच करवाते हैं और इंशाल्लाह डेटाबेस से लिंक भी करवाते हैं PHP को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।